आरक्षण आंदोलन की आग में बांग्लादेश का लोकतंत्र जलकर स्वाहा हो गया, लेकिन इस आग ने आईएसआई की कठपुतली के लिए सियासी दरवाजे खोले। शेख हसीना अपना देश छोड़कर जा चुकी हैं और अब शेख हसीना की जगह उनकी विरोधी खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को पीएम बनाने की तैयारी है। लेकिन तारिक रहमान कौन है और कैसे आईएसआई इनके जरिए बांग्लादेश को कंट्रोल मिलने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा तख्ता पलट का सिनेरियो देखिए। तख्ता पलट के तीसरे दिन ढाका की सड़कों पर आज फिर जन सैलाब उमड़ा है। लाखों की भीड़ है, हाथों में बांग्लादेश का झंडा और पोस्टर में दो चेहरे, पहला खालिदा जिया और दूसरा उनका बेटा तारिक रहमान। 5 अगस्त को शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का पतन हुआ और आज 7 अगस्त को तारिक रहमान और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का उदय हो रहा है। संकेत साफ है, 16 साल से लंदन में रह रही खालिदा जिया का बेटा अब बांग्लादेश में सत्ता और सियासत दोनों का एपिसेंटर होने जा रहा है। दुनिया भर के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तारिक रहमान ही अब शेख हसीना की कुर्सी संभालेंगे। वही तारिक रहमान जिस पर कभी शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। लेकिन इस खबर से अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या आईएसआई के कठपुतली को बांग्लादेश की कमान मिलने वाली है? क्या बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री भारत विरोधी होगा? क्या बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाएगा? अब सवाल है कि आखिर तारिक रहमान को लेकर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल दावा है कि तख्ता पलट को लेकर तारिक रहमान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच डील हुई थी। आईएसआई ने तारिक रहमान के साथ मिलकर बांग्लादेश में आरक्षण के आंदोलन को हवा दी। इस तख्ता पलट के लिए 2018 में लंदन, इसके बाद सऊदी अरब और यूरोप के कई देशों में सीक्रेट मीटिंग हुई। आईएसआई ने ही बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया और आईएसआई ने ही जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में एक्टिव किया। बांग्लादेश में विशाल रैली के जरिए बीएनपी फिर से पॉलिटिकल कॉरिडोर में वापसी कर रही है। साथ ही तारिक रहमान को अब पीएम की गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। तारिक रहमान को पाकिस्तान और चीन दोनों का करीबी माना जाता है। बीएनपी ने पहले भी भारत पर बांग्लादेश में दखल देने का आरोप लगाया है। साथ ही शेख हसीना को भारत का एजेंट तक बताते हुए भारत के समर्थन से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। हसीना के सत्ता में लौटने के बाद बीएनपी ने इंडिया आउट नाम से एक कैंपेन भी शुरू किया था। कहा जाता है कि इसके पीछे तारिक का ही दिमाग था। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद तारिक रहमान और बीएनपी को सेना के साथ साथ जनता का भी समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में आईएसआई की आंखों का ये गोल्डन बॉय अगर बांग्लादेश में सत्ता की बागडोर संभालता है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे ये समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सारी समीकरणें आपने देख ली। अब जरा आपको तारिक रहमान के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे बांग्लादेश से बेदखल होने के बाद अब तारिक रहमान देश की सबसे ताकतवर पद की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी कर रहा है। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे, ढाका विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल अफेयर्स की पढ़ाई की और तारिक 3 दशक से ज्यादा समय से राजनीति में एक्टिव। 2009 में बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 2018 में खालिदा जिया के जेल जाने के बाद पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। तारिक को ढाका ग्रेनेड अटैक केस में 2018 में उम्र कैद की सजा हुई। 2004 में धमाका हुआ था जिसे शेख हसीना की हत्या की साजिश माना गया था। इस मुकदमे का फैसला आने से पहले तारिक देश छोड़कर के लंदन जा चुके थे। ऐसे में अदालत ने तारिक को भगोड़ा घोषित कर दिया और काफी समय से तारिक रहमान लंदन में बैठकर बांग्लादेश की सियासत में दखल न सिर्फ दे रहे थे, बल्कि मौका मिलते ही पीएम पद संभालने की तैयारी भी तारिक रहमान की। बांग्लादेश की आवाम को तारिक ने संदेश भी जारी कर दिया और कहा कि आपकी एकता से देश को आजाद करा दिया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। 15 साल से बांग्लादेश बंधक बना हुआ था और अब खुद बांग्लादेश की आवाम ने देश को आजाद करा दिया। ये तारिक का संदेश है बांग्लादेश की जनता को लेकर।
वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट की आग छात्रों के आरक्षण आंदोलन से शुरू हुई। छात्रों का आंदोलन उग्र कैसे हो, आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए इस प्रदर्शन ने तख्ता पलट कैसे कर दिया, वजहें कई हैं, लेकिन छात्रों के हिंसक होने के पीछे एक वीडियो को जिम्मेदार बताया जा रहा है जो बांग्लादेश में इस वक्त वायरल है और मुल्क का बच्चा बच्चा उस वीडियो को देख करके इस आंदोलन में शामिल है। बांग्लादेश में पहले हिंसा और फिर तख्ता पलट की तस्वीर दुनिया ने देखी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि अबू सईद पर चली 3 गोलियों ने पूरे देश को सड़क पर उतारा। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सबके सब मैं भी अबू सईद बोलकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरा। देखते ही देखते अबू सईद बांग्लादेश हिंसा का पोस्टर बॉय बन गया। अबू सईद ने एक हाथ में डंडा लेकर जिस तरह से सिस्टम को चैलेंज किया, उसकी चीख पूरे बांग्लादेश में गूंजी और दूसरी तरफ चली पुलिस की गोली ने छात्रों के इस आंदोलन को उग्र कर दिया। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और एक्स से लेकर व्हाट्सएप तक बांग्लादेश में हर सोशल मीडिया पर हैशटैग अबू सईद का ट्रेंड चल गया। हर तरफ अबू सईद के वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाने लगी। अबू सईद को लेकर बांग्लादेश में क्रांतिकारी गीत बनने लग गए। छात्रों की रैलियों के बीच ये गाना बजने लगा। अबू सईद की मौत, इस घटना के वीडियो ने इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया और छात्रों के प्रदर्शन को इतना उग्र कर दिया कि तख्ता पलट हो गया। दरअसल अबू सईद रंगपुर बेगम यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन कर रहे थे। वो कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के बीच पुलिस ने अबू सईद को 3 गोली मारी। अबू सईद की मौत का यह वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अबू सईद इस प्रदर्शन का आइकॉन बना और माना जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन को भड़काने में इस वीडियो का बहुत बड़ा हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार के गठन का ऐलान हो चुका है और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं। मगर सवाल ये कि क्या मोहम्मद यूनुस महज एक सरकार का मोहरा है और असली चेहरा कोई और है? कि मोहम्मद यूनुस को जितना शेख हसीना का कट्टर विरोधी माना जाता है उतना ही अमेरिका का सपोर्टर। तो क्या मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने के पीछे अमेरिका का हाथ है? इसका जवाब इस रिपोर्ट में चला। हिंसा, आगजनी और सैकड़ों मौत के बाद शेख हसीना की कुर्सी पर यूनुस खान की ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है। नई सरकार का इंतजार कर रही जनता के सामने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर पेश किया है। नोबेल विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री होंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट को मोहम्मद यूनुस दूसरी मुक्ति क्रांति की संज्ञा दे चुके हैं और वो खुद भी हसीना सरकार विरोधी इस आंदोलन की मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन उनकी हसीना विरोधी मुहिम को खाद पानी देने के आरोप अमेरिका पर लग रहे हैं और इसके पीछे पुख्ता वजह भी है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का समर्थक माना जाता है और अब अंतरिम सरकार में उनकी ताजपोशी को अमेरिकन मैन की एंट्री कहा जा रहा है। शेख हसीना सरकार के वक्त जब उन पर कानून का डंडा चला तब उन्होंने कई बार अपने परिवार समेत अमेरिकी दूतावास में शरण ली थी। वर्ल्ड बैंक ने जब बांग्लादेश की फंडिंग रोक दी थी तब भी शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद यूनुस ने अपने संबंधों का इस्तेमाल कर वर्ल्ड बैंक को गुमराह किया। मोहम्मद यूनुस को जितना अमेरिका का करीबी माना जाता है उतना ही शेख हसीना को अमेरिका विरोधी। मई महीने में ही शेख हसीना ने तख्ता पलट की आशंका जताई थी और इशारों में आरोप अमेरिका पर लगाए थे। शेख हसीना ने कहा था, अगर मैं एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। शेख हसीना की व्हाइट मैन थ्योरी को अमेरिका से जोड़ा जा रहा है और व्हाइट मैन को डोनाल्ड लू से, जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और दक्षिण मध्य एशिया में अमेरिकी नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं, जिन पर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में तख्ता पलट के आरोप लग रहे हैं। सामरिक विषयों के जानकारों के मुताबिक अमेरिका की बांग्लादेश में खासी दिलचस्पी बढ़ी है और इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहला, अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश चीन के करीब ना जाए और दूसरा, रणनीतिक तौर पर अमेरिका एक पोस्ट बनाना चाहता था जिससे इलाके पर नजर रखी जा सके, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। बताया जा रहा है कि जब शेख हसीना ने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेरा तो अमेरिका ने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू किया और विपक्ष समेत मोहम्मद यूनुस को काम पर लगाया। शेख हसीना की तानाशाही छवि गढ़कर आंदोलन को उभारा।
अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस की भूमिका अमेरिका के लिए अच्छी खबर है तो वहीं भारत के लिए गुड न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। शेख हसीना भारत के जितनी करीब थी, यूनुस उतने ही दूर। कई मौकों पर यूनुस भारत विरोधी बयान दे चुके हैं और हसीना की कथित तानाशाही को शह देने का आरोप भारत पर लगा चुके हैं। लेकिन तख्ता पलट के पोस्टर बॉय यूनुस के चेहरे के पीछे अमेरिका का चेहरा नजर आने लगा। रिपोर्ट जी मीडिया। बांग्लादेश की सरकार में शामिल इन मौरों और इनके पीछे छिपे हुए चेहरों की वजह से आज हालात ऐसे कि 1.25 करोड़ हिंदू वहां खतरे में। तख्ता पलट के इस खौफनाक साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताएं उसके पहले हम आपको बांग्लादेश से आई 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है लक्ष्मीपुर से, जहां पर हिंदू की दुकान को जलाकर राख कर दिया गया। पीड़ित परिवार की कोई सुनने वाला नहीं है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक परिवार के जीने का एकमात्र सहारा यही दुकान थी। दूसरी तस्वीर चटगांव से है, जहां पर दंगाइयों ने हिंदू का घर फूंक दिया। हमलावरों ने दामपारा में चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस लाइंस के मुख्य द्वार को भी तोड़ने की कोशिश की। तीसरी तस्वीर है दिनाजपुर से, जहां पर हिंदुओं का गांव जला दिया गया। यहां के लोग किसी तरह भागने में कामयाब हुए। खास बात यह है कि पुलिस तमाशा देखती रह गई, किसी ने इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। चौथी तस्वीर ढाका से है, जहां पर संगीतकार का घर आग के हवाले कर दिया गया। राहुल आनंद बांग्लादेश के मशहूर लोक गायक हैं। राहुल आनंद के घर आग लगा दी गई, लूटपाट की गई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले से पहले ही राहुल आनंद अपने परिवार के साथ भाग निकले थे। पांचवी तस्वीर मेहरपुर की है, जहां पर हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। कई दशक से अपने घर में रह रहे लोगों को किसी ने बचाने की पहल नहीं की। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। लोग अपनी ही संपत्ति को लूटते देखने को मजबूर हैं। छठी तस्वीर दिनाजपुर से है, यहाँ पर हिंदुओं के गाँव में आगजनी की गई। बांग्लादेश में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। इनमें असुरक्षा का भाव है। मदद के लिए ये आस लगाए बैठे हैं। साथ ही तस्वीर है चिरेरबंदर से, यहाँ से आगजनी और लूटपाट की तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर कुछ हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हुआ। हरी शोभा के लिए निर्धारित स्थान पर भी तोड़फोड़ की गई। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आठवीं तस्वीर बीरमपुर से है, यहाँ हिंदुओं के घर में आगजनी की गई। बांग्लादेश के अखबारों में भी हिंदुओं पर हमले की खबरें दिखाई दे रही हैं। हालात पर चिंता जाहिर की जा रही है। प्रायोजित तरीके से की जा रही हिंसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 9वीं तस्वीर दिनाजपुर से है, यहाँ भी हिंदू आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश में जहाँ भी हिंदू आबादी है वहाँ पर उनकी तलाश की जा रही है। जो लोग मिल गए उनकी हत्या कर दी गई और घरों में लूट तो आम बात हो गई है। 10वीं तस्वीर ढाका से, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 सितारा होटल में आग लगा दी। खबर है कि इसके अंदर 24 लोग जिंदा जल गए। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए। जोशोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी के नेता के होटल को आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंसा का इतिहास पुराना है और हर बार बांग्लादेश की हिंसा में हिंदू समाज निशाने पर रहा। इस बार बांग्लादेश में तख्तापलट की साजिश में भी निशाने पर हिंदू हैं और हालात इस कदर बुरे हैं कि कट्टरपंथियों ने कलाकारों और नामी हस्तियों को भी ना छोड़ने की कसम जैसे खा ली। बांग्लादेश की हिंसा में एक मशहूर संगीतकार का भी सब कुछ तबाह किया। एक हिंदू सिंगर के घर पर हमले की तस्वीरें आपको डरा दी। जिसने अपने गानों से बांग्लादेश की आवाम को नचाया, उसी आवाम ने संगीतकार का घर जलाया। जिनके हुनर ने बांग्लादेश को दुनिया में पहचान दिलाई, उस कलाकार की बांग्लादेश में हुई रुसवाई। बांग्लादेश जल रहा है और साथ ही जल रही है इंसानियत, भाईचारा, कला, संस्कृति और सदियों पुरानी परंपरा। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़ते ही हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। हिंसक भीड़ लगातार हिंदुओं पर हमला कर रही है। कभी मंदिर पर हमले की खबर आती है तो कभी हिंदू के घर पर। इस बीच बांग्लादेश के मशहूर हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर पर भी अटैक किया गया। उपद्रवियों ने उनका पूरा घर तहस नहस कर दिया, सब कुछ जलाकर खाक कर दिया।
खबरों के मुताबिक सिंगर राहुल आनंद के जिस घर को तबाह किया गया वो करीब 140 साल पुराना था। हमलावरों ने राहुल के घर को पहले लूटा, फिर तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। राहुल आनंद के घर पर करीब 3000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे, जिसे भी हिंसक भीड़ ने तोड़ दिया। राहुल आनंद के घर पर मौजूद ज्यादातर वाद्य यंत्र खुद राहुल आनंद ने बनाए थे, जिन्हें बर्बाद कर दिया गया। 2023 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भी सिंगर राहुल के ढाका में मौजूद घर गए थे और राहुल आनंद ने फ्रांस के राष्ट्रपति को अपना पूरा घर घुमाया था। 7 मार्च 1976 को जन्मे राहुल आनंद म्यूजिक से काफी सालों से जुड़े हैं। राहुल का जन्म ईस्टर्न बांग्लादेश के सिलेट में हुआ। राहुल आनंद अब ढाका के धनमोंडी में रहते हैं। सिंगर राहुल आनंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से ग्राफिक्स डिजाइनिंग में मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। राहुल आनंद म्यूजिशियन के साथ साथ विजुअल आर्टिस्ट भी है। राहुल आनंद ने बांग्लादेश को दुनिया में अलग पहचान दी, लेकिन हिंसा की एक चिंगारी ने बांग्लादेश की तस्वीर बनाई और हिंदू मुसलमान की इस लड़ाई में बांग्लादेश अपनी आत्मा की ही बलि देने पर आमादा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन सिर्फ सिंगर नहीं, बांग्लादेश में उपद्रवियों की भीड़ ने अपने देश के हीरो और मनोरंजन देने वाले प्रोड्यूसर को भी नहीं बख्शा। हिंदू सिंगर राहुल आनंद के साथ बांग्लादेश के सुपरस्टार और फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान और उनके बेटे शांतो खान को पीट पीट कर मार दिया गया। दंगाइयों ने पिता और बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में कलाकारों के साथ हुई हिंसा ने सबको हैरान और स्तब्ध कर दिया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि वो यहाँ के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ देंगे। जी न्यूज सच्चाई लगातार पिछले 3 दिनों से आपको दिखा रहा है। जब से प्रदर्शन चल रहे थे तब से बांग्लादेशी में हिंदुओं के अस्तित्व पर आ रहे खतरे की तस्वीरें दिखा रहा है। और ये देखिए आप, जहां कट्टरपंथी अब बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर किसी मूर्ति को नहीं रहने देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और इन हिंदुओं में सिर्फ आम लोग नहीं है बल्कि वो नेता और पूर्व मंत्री शामिल हैं जो शेख हसीना सरकार में शामिल थे। और उन सभी की निगाह भारत पर। सबको अपने मजबूत पड़ोसी से उम्मीद है कि उनकी रक्षा की जाएगी। उन्हें कट्टरपंथी ताकतों से वो बचाएगा तो भारत बचाएगा। निशाने पर हिंदू नेता, भारत मदद करेगा। अपनों का अत्याचार, भारत से मदद की गुहार। निशाने पर हसीना के मंत्री, भारत से आखिरी उम्मीद। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन, फिर तख्ता पलट और अब शेख हसीना के करीबी नेताओं की बेरहमी से हत्या। बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर निकल चुका है। नौकरी में आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने संप्रदाय का खूनी चोला खोल लिया। अवामी लीग के नेताओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब भी शेख हसीना के कई मंत्री हिंसक भीड़ के निशाने पर हैं, जिसमें अधिकतर हिंदू हैं। बांग्लादेश में फंसे शेख हसीना के मंत्री अपनी ही आवाम के निशाने पर हैं। जिस जनता ने उन्हें कभी वोट देकर अपना मंत्री चुना था, वो अब उन्हीं नेताओं की कब्र खोदने में जुट गई है। केवल बांग्लादेश की आवाम ही नहीं, बल्कि शेख हसीना के मंत्रियों को भी अब भारत से ही उम्मीद है। सीमा पार से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। बांग्लादेश में अब तक 20 नेताओं और उनके परिवारों के शव बरामद किए गए। सतखीरा में करीब 10 लोगों की हत्या की गई। वहीं कोमिला में 11 लोग मारे गए। अवामी लीग के नेता शाह आलम के घर पर हमला किया गया और उनके 3 मंजिला घर में आग लगा दी गई। नटोर में सांसद शफीकुल इस्लाम के घर पर हमला किया गया, जिनके घर से 4 शव बरामद हुए हैं। हिंदू के घरों और मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। हालात बद से बदतर है। स्वाभाविक है, पड़ोसी होने की वजह से भारत में भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अब हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की आवाज उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातनियों से एकजुट होने की अपील की। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है,
उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसे हिंदुस्तान और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चिंता का विषय बताया है। बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया। बांग्लादेश की सेना भले ही हालात को काबू करने का दावा कर रही हो, लेकिन 50 घंटों से अधिक वक्त बीत जाने के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं और शेख हसीना के करीबियों के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बांग्लादेश के नेताओं को भारत से उम्मीद है और दूसरी तरफ भारत के विपक्षी नेता तख्तापलट की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। सवाल है कि आखिर ये कैसी देश विरोधी राजनीति है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंसा की आग धीमी भी नहीं हुई थी कि हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर सियासत सुलगने लगी। विपक्षी नेताओं के जुबानी तर्कश से हिंदुस्तान में तख्तापलट के तीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। जो बांग्लादेश के हालात हैं वो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। I say whatever I say in public, never in private. बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है। इन सियासी बयानबाजी से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के नफरती और कट्टरपंथी मॉडल को सीढ़ी बनाकर विपक्ष केंद्र की सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकना चाहती है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बगावत का बीज किसने बोया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जिन्होंने एक किताब के विमोचन के मौके पर कह दिया कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि अंदर अंदर कुछ तो सुलग रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने जिस किताब के विमोचन पर देश विरोधी बयान दी उसका नाम है शकवाए हिंद। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो तो लिखित रूप में सामने आया, लेकिन जब उनसे आज उनके बांग्लादेश मॉडल पर सवाल किया गया तो वो अपने बयान पर अड़े नजर आए। I say whatever I say in public, never in private. ये वही सलमान खुर्शीद है जिन्हें यूपीए सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। इस वक्त कूटनीति के मोर्चे पर देश को उनके अनुभवों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ये सत्ता वापसी के लिए कूटनीति की राह पर अग्रसर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी हमलावर और खुर्शीद के बांग्लादेश मॉडल का पथ प्रदर्शन राहुल को बता रही है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को ले जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा तो सलमान खुर्शीद से भी 2 कदम आगे बढ़कर हिंसा का चरित्र वर्णन करने में जुटे, जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी किंतु परंतु कर उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। बांग्लादेश की जनता कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। ये तो कभी नहीं चाहूंगा कि हाँ वैसे हालात हो, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर लोकतंत्र में से चुन कर आए और तानाशाह बनने का प्रयास करें तो विरोध होगा। अगर कोई भी सरकार समय पर न चेते तो विरोध भयानक भी हो सकता है। आपको याद दिला दें कि सलमान खुर्शीद के जिस बयान का विपक्ष समर्थन कर रहा है, इन्हीं खुर्शीद साहब की भतीजी लोकसभा चुनाव में सरेआम वोट जिहाद की अपील कर चुकी है। और अब खुद सलमान खुर्शीद हिंदुस्तान के सुलगने और बांग्लादेश जैसा हाल होने की चेतावनी दे रहे हैं।
I say whatever I say in public, never in private. सवाल है कि आखिर ये कैसी राजनीति? क्या हाल ही में लोकतंत्र की लड़ाई में हारने के बाद अब विपक्ष तख्ता पलट की उम्मीद बांधे हुए है? क्या कांग्रेस नेताओं का ये बयान देश विरोधी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हिंदुस्तान में एक और बड़े मुद्दे पर राजनीति हुई। उस राजनीति के केंद्र में थी ओलंपिक से सामने आई दिल तोड़ने वाली खबर। आप उस खबर पर शुरू हुई सियासी दंगल के बारे में बताएं, उसके पहले पूरा जरा मामला जानें। मंगलवार को 3 मुकाबले जीत करके भारत के लिए मेडल पक्का करने वाले रेसलर विनेश फोगाट बुधवार को फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाते। वजह बताई गई तय नियमों से ज्यादा वजन। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट पर आए फैसले ने करोड़ों भारतीयों को निराश किया, लेकिन सबके बावजूद विनेश दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल जीतने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक में 6 अगस्त के दिन भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल की दावेदार जापान की यूई सुसाकी को महिला रेसलिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर इतिहास बना दिया। विनेश फोगाट से पूरे देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद बांध ली, लेकिन बुधवार की सुबह विनेश फोगाट के साथ साथ देश के 140 करोड़ लोगों का ओलंपिक गोल्ड का सपना एक झटके में टूट गया। दरअसल विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। आपको बता दें कि कुश्ती के नियमों के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी का वजन 2 बार मापा जाता है। पहले सबसे शुरुआती क्वालिफिकेशन स्तर पर उसका वजन तोला जाता है। इसके बाद अगर खिलाड़ी जीतता है तो फाइनल मुकाबले से पहले उसका वजन दोबारा तोला जाता है। के शरीर का वजन तकरीबन 56 से 57 किलोग्राम रहता था और इससे पहले वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कम्पीट किया करती थी। टोक्यो में भी वो इसी वेट कैटेगरी में खेली थी, लेकिन क्योंकि इस बार 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंतिम पंघाल पहले ही क्वालिफिकेशन हासिल कर चुकी थी जब उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला था, तो उसके बाद विनेश के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो एक तरीके से ओलंपिक से पीछे हट जाए या फिर अपना वजन कम करके 50 किलो वेट कैटेगरी में आए, और विनेश ने इसमें 50 किलो वेट कैटेगरी में आने को चुना, जिसके लिए उनको अपनी बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा वजन कम करना पड़ा और जो मेहनत वो पहले किया करती थी उससे ज़्यादा करनी पड़ी। और एक बहुत बड़ी चुनौती विनेश के सामने ये थी कि किस तरह वो अपने शरीर के वजन को 50 किलोग्राम तक मैनेज कर पाएंगी। विनेश फोगाट का शरीर बार बार अपने नेचुरल वेट पर जा रहा था और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मंगलवार को विनेश ने एक ही दिन में 3 बाउट खेले और हर गेम के बीच में हाइड्रेट रहने के लिए उन्हें तय मानकों के साथ ड्रिंक्स दी गई थी, जिससे उनके वजन में करीब 2 किलो इजाफा हो गया, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा था। खबरों के मुताबिक मंगलवार रात को विनेश का वजन 52 किलो था। उन्होंने साइकिलिंग और स्किपिंग के जरिए वजन कम करने की कोशिश की। सपोर्ट स्टाफ ने उनका वजन कम करने के लिए रात भर काम किया। रात भर की कोशिश के बाद विनेश दर्द से करहा रही थी और उनका पूरा शरीर बुरी तरह थक गया था। मंगलवार सुबह सोना के जरिए वजन कम करने की आखिरी कोशिश होनी थी, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई और विनेश को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया था। विनेश फोगाट का वजन मंगलवार को शुरुआती मुकाबले से पहले नियमों के दायरे में था। इसके बाद फोगाट जीत गई तो बुधवार को उनका वजन दोबारा तोला गया, लेकिन इसमें वह वजन सीमा से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने विनेश की हौसला अफजाई करते हुए लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों को सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट के इस तरह पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर पूरे देश में निराशा का माहौल है। विनेश फोगाट का गांव और परिवार सकते में है। डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा। 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊँगा।
विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नेलिस गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। विनेश का फाइनल आज यूएसए की एन सारा हिल्डेब्रांड से होना था, लेकिन अब फाइनल से विनेश फोगाट के वैसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का वजन बढ़ना कोई नई बात नहीं, लेकिन विनेश अपना वजन तय समय पर कम नहीं कर पाई और डिस्क्वालीफाई हुई। बताते हैं आपको आइए कि एथलीट्स अपना वजन कम करने के लिए किस तरह की कोशिशें करते हैं। एथलीट वजन कम करने के लिए हैवी वर्कआउट करते हैं, पसीना निकालकर वजन गिराने के लिए खास तरह के कपड़े पहनते हैं, स्पेशल एफबीटी सूट पहन करके सोना बात लेते हैं जिससे ज्यादा पसीना निकले और वजन कम हो। इसके अलावा साइकिलिंग और स्किपिंग जैसी कसरतों का सहारा लेते हैं, वजन को ट्रैक पर लाने के लिए खाना और पानी छोड़ देते हैं। इसके अलावा खिलाड़ी खास ड्रिंक के जरिए बॉडी वेस्ट को निकालकर भी अपने वजन को कम करने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने फाइनल में जगह बनाई और आज विनेश नियमों के फेर में फंसकर डिस्क्वालीफाई हुई और दोनों मौकों पर देश में राजनीति शुरू हुई। मोदी सरकार से कुश्ती खिलाड़ियों की तल्खी को विपक्ष ने निशाना बनाना शुरू कर दिया और अब खेल से मैदान से आने वाली विनेश के जरिए देश के नेता राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल से बाहर होने के बाद भारत की राजनीति गर्मा गई। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोगाट को फाइनल न खेलने देने को साजिश बताया और इसकी जांच की मांग कर डाली। किसान नेता राकेश टिकैत ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को फेडरेशन और सरकार की साजिश तक करार दे दी। पूरे मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। खुद केंद्रीय खेल मंत्री को पूरे मुद्दे पर सदन में बयान देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की राजनीति कम नहीं हुई और विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं चूके। पंजाब के मुख्यमंत्री मान विनेश फोगाट के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार पर आरोपों की बारिश कर दी। देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन देश में हरियाणा की बेटी के साथ नाइंसाफी की आवाज उठने लगी। अब हरियाणा में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, ऐसे में हरियाणा से भी इस मामले पर सियासी शोर उठने लगा। फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है। विनेश के सेमीफाइनल मैच जीतते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। अचानक पीएम मोदी के खिलाफ मीम्स बनने की शुरुआत हुई। विपक्षी नेताओं ने विनेश फोगाट के बहाने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के साथ कुश्ती खिलाड़ियों के तल्खी को विनेश फोगाट के बहाने पूरी तरह से हवा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन देश को अपनी इस खिलाड़ी पर गर्व। बेशक किस्मत और वक्त ने फोगाट का साथ नहीं दिया, लेकिन फोगाट की प्रतिभा और मेहनत पर सबको नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। विनेश फोगाट गोल्ड पर निशान लगाने से चूक गई तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर पर यूपी पुलिस ने सटीक निशाना लगाया। मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर कुचल चुका है और अब बारी बारी से उसे गुर्गों पर एक्शन जारी है। कल यूपी एसटीएफ ने मुख्तार गैंग के 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। ये तस्वीरें उस आतंक के खात्मे की गवाही हैं जिसके नाम भर से पूर्वांचल के बड़े हिस्से में दहशत फैल जाती थी। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय माना जाने वाले मुख्तार अंसारी का अंत तो पहले ही हो चुका है और अब एक के बाद एक उसके गुर्गों का खेल भी खत्म हो रहा है। ये पंकज यादव है
जिसकी पहचान माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर की रही है। 1 लाख रुपए का नामी हिस्ट्री शीटर पंकज यादव को कल यूपी पुलिस के एसटीएफ ने मथुरा में ढेर कर दिया है। पुलिस को पंकज यादव के मथुरा में होने की जानकारी मिली थी। मूवमेंट की खबर मिलने पर पुलिस ने पंकज यादव की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख पंकज यादव ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और शूटर पंकज यादव मारा गया। इस दौरान शूटर पंकज का साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी छापेमारी जारी है। पुलिस ने पंकज के पास से एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और उसकी बाइक भी बरामद की है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पंकज यादव ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह, पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था और इस पर 40 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के मामले शामिल हैं। इस हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे वक्त से दबिश दे रही थी और ये तलाश कल मथुरा में खत्म हुई। जी न्यूज़।